तो स्टूडेंट्स हमने अपना नया पेज लगा लिया है। हमारा जो नया टॉपिक है वो ये है इंटरसेक्टिंग को इंक्लाइंड एंड पैरेलल लाइंस डिटरमाइनिंग टेबल। यानी कि हम एक ऐसा टेबल डिजाइन करने वाले हैं जिसकी मदद से आप ये बता पाएंगे कि जो आपकी लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, को इंक्लाइंड है या फिर पैरेलल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें दोनों लाइंस की इक्वेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे L1 की इक्वेशन लिख ली। क्या इक्वेशन थी हमारे पास? A1x प्लस B1y प्लस C इक्वल्स टू 0, यही तो इक्वेशन थी। ठीक है, इसको चलिए ऐसे से लिख देते हैं, कोई टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, ये हो गया हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई आपको। अब दूसरी वाली इक्वेशन आपकी कौन सी रहेगी बताइए? यहाँ पे L2 वाली कौन सी रहेगी बताइए? A2x प्लस B2y प्लस C इक्वल्स टू 0, यही तो रहेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए। हाँ तो स्टूडेंट्स हमारी दोनों इक्वेशन यहाँ पे हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई। देखिए यहाँ पे जो आपका C1 है और जो आपका C2 है ये रहेगा। ठीक है, तो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका जो चार्ट है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? चलिए इसको क्या करते हैं, कैसे ऐसे से, हाँ ठीक है ऐसे बना लेते हैं। चलिए 1 2 3, 3 सेक्शंस हो गए। सबसे पहली बार में हम लिख लेंगे रेशियो। ठीक है, कि कितना कितना रेशियो आ रहा है। यहाँ पे लिख लेंगे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और यहाँ पे लास्ट में लिख लेते हैं हम यहाँ पे अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको। तो अब ये टेबल हम बना रहे हैं, इन तीनों वैल्यूज़ को हम समझेंगे। इन्हीं तीनों के बेसिस पे आप बता पाएंगे कि जो आपकी लाइन है वो कौन सी। अब देखिए यहाँ पे A1 B1 C1 तीन कॉन्स्टेंट्स हैं या रियल नंबर्स हैं। यहाँ पे A2 B2 C2 तीन कॉन्स्टेंट्स या मतलब आपके रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो जब कभी आपका A1 अपॉन A2 का रेशियो, किसका रेशियो? A1 अपॉन A2 का रेशियो बराबर नहीं होता है किसके? B1 अपॉन B2 के। इतनी चीज समझ में आ गई। जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो आपकी कौन सी लाइन होगी? यहाँ पे सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। अभी समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, यहाँ पे लिखते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन पॉसिबल। ठीक है, इसको हम यूनिक भी बोलते हैं समटाइम्स। ये आपकी बुक में लिखा है, इसका मतलब क्या वो बताता हूँ। देखिए आपके पास कोई लाइन होती है। ठीक है, तो जब एक लाइन को कोई दूसरी लाइन, देखिए मान लीजिए आपके पास एक ये लाइन है। ठीक है, और एक दूसरी लाइन L2 इसे कट कर रही है। L1 L2 एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जितनी जगह पे कट करते हैं, जहां जहां पे दोनों मिलते हैं, उसी को बोलते हैं उसके सॉल्यूशंस। ठीक है, तो दो लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे तो कट करेंगी। बताइए एक सीधी सीधी लाइन है, एक ही जगह तो कट कर पाएगी सिर्फ इस एक पॉइंट पे, तो इसका सिर्फ यही एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये जो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन है, इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन का मतलब कि लाइंस जो दो हैं वो कहाँ कहाँ पे एक दूसरे को टच कर रही हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस पे कहाँ होती हैं भाई? एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करती हैं, तो वही इंटरसेक्ट सॉल्यूशन होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन। मतलब ये सॉल्यूशन सिर्फ एक ही बार आएगा पूरे ग्राफ में। एक पूरा आप कितना भी ग्राफ ड्रॉ कर दें, पूरे ग्राफ में कितना भी बड़ी आप लाइन खींच दें, एक ही जगह पे पॉइंट होगा जहां पे मैच करेगा और कहीं पे भी मैच नहीं करेगा। ठीक है, चलिए ये वाला तो हमारे यहाँ तक बंद हो गया। इतनी चीज समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब दूसरा वाला ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दूसरा वाला क्या है आपका? चलिए लिख लेते हैं, हम इसे मान लेते हैं आपका A1 अपॉन A2। ठीक है, इसकी जो वैल्यूज होंगी स्टूडेंट्स वो किस तरह से होंगी? A1 अपॉन A2 की जो वैल्यूज होंगी, अगर ये आपकी B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 के बराबर हैं, मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 है। ठीक है, तो आप इसे क्या मानेंगे? को इंक्लाइंड मानेंगे, को इंक्लाइंड लाइंस मानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी चीज समझ में आ गई आपको। मतलब जो लाइंस होंगी वो एक के ऊपर एक रखी होंगी। ठीक है, अब देखिए अगर एक लाइन के ऊपर मैं दूसरी लाइन रख दूं, ठीक है, तो कितनी जगहों पे एक दूसरे को टच कर रही हैं भाई? पूरा पूरा ही टच कर रही हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं? इसके कितने सॉल्यूशंस हुए हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, मतलब हर एक पॉइंट पे इसका सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो इसके कितने भी सॉल्यूशन आप निकालते रहे, बस दोनों लाइन को बड़ा करते रहे, ये दोनों तरफ से सॉल्यूशन निकलते रहेंगे। तो हम इसे क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई आपको। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है आपका। इस वाली लाइन को भी हम यहाँ पे बंद कर देते हैं पहले। ठीक है, तो स्टूडेंट जो हमारी थर्ड वैल्यू है वो ये है कि अगर आपकी A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो,
पर ये C1/C2 ना हो, मतलब A1/A2 है रेशियो में इक्वल टू B1/B2 है, पर ये बराबर नहीं, किसके बराबर नहीं है, C1/C2 के। तो दो हो गई, बताइए तीसरी कौन सी बची हमारे पास, पैरेलल ही तो बची स्टूडेंट्स, कौन सी बची, PARALLEL, पैरेलल लाइन, ही वाली बची। ठीक है, अब देखिए कोई भी दो लाइन है, ठीक है, तो एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी, बताइए ये लाइन कितनी भी मैं बड़ी कर दूं कि कहीं पे भी जाके क्या एक दूसरे से मिल रही हैं, कहीं पे भी जाके मिलेंगी, नहीं मिलेंगे, ऑब्वियसली बात है कहीं नहीं मिलेंगी, चाहे आप इधर कितना बड़ा कर लें दोनों को, चाहे इधर भी कितना बड़ा कर लें। तो जब ये मैच ही नहीं करेंगे, कहीं पे भी टच ही नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो इनके अंदर सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं होंगे। तो इसमें इस केस में हम क्या लिखते हैं, नो सॉल्यूशन पॉसिबल। क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे हम, नो सॉल्यूशन पॉसिबल। इतनी चीज समझ में आ गई। कोई इंक्लाइन वाले में आप चाहें तो एक के ऊपर एक ऐसे लिख दें, इसे L1 लिख दें इधर से, ठीक है। अब इसी को आप L2 लिख दें, मतलब एक के ऊपर एक दूसरी है, ठीक है। तो L1 L2 एक तरफ ही लिख दें, चाहे अलग अलग लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक दूसरे के ऊपर ना खूब सारे सॉल्यूशंस इनके पॉसिबल हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी सी चीज़ समझ में आ गई अच्छे से। ये आपका चार्ट है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर इनकेस कोई सेक्शन रह गया हो, आपको समझ में ना आया हो, वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए पूरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी वाला सेक्शन सॉल्व करते हैं और देखेंगे कि हम किस तरह से क्वेश्चन अटेंड करेंगे, ताकि मैं आपको उनके स्टेप्स लिखा दूं, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको करना क्या है। आप उन स्टेप्स को फॉलो करें, एल्गोरिथम को फॉलो करें, आपको सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको फाइनली वो सॉल्यूशंस लिखवाने वाला हूं, मतलब स्टेप्स लिखवाने वाला हूं, जिसकी मदद से आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, और बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। पहले पेज चेंज कर लें, फिर हम उसको पढ़ते हैं। और तो स्टूडेंट्स जो हमारा नया टॉपिक है वो ये है, स्टेप्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब आपको जब ये वाला टॉपिक सॉल्व करना होगा तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। मैं आपको यहाँ पे 7 पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, ये आपके की पॉइंट्स हैं, जिनको अगर आप ब्लाइंडली बिल्कुल मतलब आराम से फॉलो करिए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर आप इनको अगर देखिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो ऑब्वियस बात है आपको सॉल्यूशन मिल ही जाता है, ठीक है। अगर आप स्टेप्स स्किप करते हैं तो आपके मार्क्स वगैरह में भी इशू आते हैं, तो आपके स्टेप मार्किंग में भी बहुत हेल्प करने वाले हैं ये, ठीक है। और बाकी यही प्रॉपर तरीका है, ठीक है। सबसे पहले जब कभी आपको लिखा हो कि आपको क्वेश्चंस वगैरह लिखे हो ना, मान लीजिए कि कोई पर्सन है, ठीक है, वो 2 पैंट 2 शर्ट खरीद रहा है कुछ 100 रुपए की, फिर एक सेकंड पर्सन बी है, ठीक है, उसने भी कुछ पैंट और कुछ शर्ट खरीदी, सेम चीज़ें खरीदी, ठीक है, पर क्वांटिटी अलग थी, ठीक है। मतलब पहले वाले ने 5-10 खरीदा, दूसरे वाले ने 15-20 खरीद लिया, ठीक है। तो पहले वाले को अगर 100 रुपये का पड़ा तो मान लीजिए दूसरे वाले को 150 रुपये का पड़ा, ठीक है। तो दोनों की इक्वेशंस में क्या कॉमन है, पैंट और शर्ट कॉमन है, बाकी कॉस्ट तो वेरी करेगी दोनों में, है ना। क्योंकि देखिए ए वाले ने मतलब पैंट और शर्ट का जो बेसिक कॉस्ट है, मतलब 2 रुपये की पैंट और 4 रुपये की शर्ट अगर थी, तो यही चीज़ दोनों केसेस में रहेंगी, पर क्वांटिटी के हिसाब से दोनों में वेरिएशन आ जाएगा टोटल कॉस्टिंग में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या मानना होता है, राइट डाउन द वेरिएबल्स, ठीक है। क्या मानते हैं सबसे पहले, राइट डाउन दी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या थे बताइए, मैंने आपको क्या बताया था, वेरिएबल्स क्या थे, वेरिएबल्स थे एक्स एंड वाई, यही तो थे, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करना है, आपको कंसीडर करना है। कंसीडर वाली जो लाइन होती है ना, लेट कंसीडर पैंट बी एज एक्स एंड शर्ट बी एज वाई, ठीक है। तो एक्स और वाई को जो हम वेरिएबल्स मानते हैं उसमें इक्वेशंस में अपने, तो सबसे पहले आपको ये वाली लाइन लिखनी है कि आपको किसको एक्स मानना है किसको वाई मानना है, क्योंकि यही नहीं क्लियर होगा तो आप इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे जो बेसिक स्टेप है, आपको सबसे पहले वेरिएबल्स डिसाइड करने हैं कि आप एक्स किसे एज्यूम कर रहे हैं और वाई किसे एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड वाली लाइन कौन सी है बताइए, यहाँ पे सेकंड वाली लाइन ये होती है, आपको इसकी मदद से जो इक्वेशन बनी होती है आपको वाली इक्वेशन लिखनी होती है। तो आप क्या लिखेंगे, राइट डाउन दी इक्वेशंस, जो इक्वेशंस आपकी बनी हुई हैं आप उन्हें लिख देंगे कि हमारी ये इक्वेशंस बन गई हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, नेम इक्वेशंस, ये इक्वेशंस मतलब मैं मल्टीपल में यूज कर रहा हूं, ठीक है, इसलिए ऐसा अलग से लगा दे रहा हूं, एज L1 एंड L2। आपकी भाई दो इक्वेशन तो बनेगी, एक A1x वाली बनेगी और एक A2x वाली बनेगी, मतलब A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, दूसरी बनेगी A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0, ये बनेगी, ठीक है। तो इस तरह की दोनों इक्वेशंस के लिए पहले वाले के लिए आप L1 नाम देंगे, दूसरे वाले को आप L2 नाम देंगे। इतनी चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए चौथी वाली इक्वेशन आपकी क्या है, अब इनकी मदद से आप क्या बनाएंगे, टेबल बनाते हैं, याद है आपको भी। तो नाउ क्या लिखेंगे, ड्रॉ या डिजाइन कुछ भी लिख लीजिए, ड्रॉ द ग्राफ टेबल, मतलब जो ग्राफ में आप वैल्यूज पुट करने वाले हैं ना, ठीक है, उसके लिए टेबल तो डिसाइड करते हैं कि एक्स की कितनी वैल्यूज होंगी, वाई की कितनी वैल्यूज होंगी, ये सब चीज़ें हम डिसाइड करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। जो आपकी इक्वेशन की मदद से आप एक्स की कुछ वैल्यू पुट करते हैं, वाई की कुछ वैल्यू पुट करते हैं, तो आप वो करेंगे। पर इसको डिजाइन करते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको करना है अवॉइड फ्रैक्शनल वैल्यूज, फ्रैक्शनल वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज को आपको अवॉइड करना है, फ्रैक्शन वाली, मतलब जो अपॉन में आती हैं, एज मच एज पॉसिबल, एज मच एज
पॉसिबल। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब कभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कहीं पे अगर ऐसी वैल्यू आ रही है ना सॉल्व करते समय 3/4 y = 3/4, तो आप उसको काट पीट के करेंगे तो पॉइंट की में थोड़ी से वेरिएशंस आ जाते हैं। ग्राफ ड्रॉ करते समय आपको ही प्रॉब्लम होगी, आप स्केल नहीं डिसाइड कर पाएंगे, इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। तो कोशिश करिए आप जो वैल्यू पुट करें x या y की जगह पे, तो एक वैल्यू पुट हो जाती है, पर जो दूसरी वाली बचती है ना वो आराम से सॉल्व हो जाए। ठीक है, मतलब कोशिश करिए ऐसी ही वैल्यूज आप पुट करें कि आपका आंसर जो है वो आराम से आ जाए। क्योंकि देखिए आप कुछ भी वैल्यू पुट करें, आप फॉलो द इक्वेशन को कर रहे हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा हर केस में। ठीक है, पर अगर आप सही वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ी समझदारी दिखाएंगे, तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आपकी इक्वेशन अपने आप सॉल्व होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए अब आपका फिफ्थ प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे हम करते हैं राइट डाउन द स्केल। आप स्केल लेके सॉल्व करते हैं ना, मैंने अभी स्केल की बात की कि 1 यूनिट इक्वल टू इतना सेंटीमीटर या फिर इतना किलोमीटर या फिर इतना केजी, जो भी मान लेंगे। नहीं, आप उसमें जो यूनिट्स लिखी होती हैं, देखिए स्क्वायर स्क्वायर बने होते हैं आपके चार्ट पेपर पे पूरे। ठीक है, तो एक इस जो स्क्वायर है उस एक यूनिट का मतलब कितना आप लेके चल रहे हैं। जैसे कुछ जगहों पे 1 2 3 4 लिखा होता है, कुछ जगहों पे आपने लिखा है 100 200 300 400 ऐसे। तो जहाँ पे 1 यूनिट का मतलब 100 लिखा होता है, तो वहाँ पे हम लिखते हैं ना स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 100 kg या मीटर जो भी है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहेंगे, डिसाइड या और राइट द स्केल। मतलब आपको सबसे पहले स्केल डिसाइड कर लेना है, अपना ग्राफ की वैल्यूज हो गई, आप स्केल डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसके बाद चार्ट को ड्रॉ कर लेना है। नाउ ड्रॉ द ग्राफ, जो आपका ग्राफ है स्केल डिसाइड होगा, ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। ड्रॉ दी ग्राफ, जो ग्राफ वाला आपका है उस ग्राफ को आप ड्रॉ कर दीजिए। इतनी चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब बताइए कौन सा एक आखिरी स्टेप क्या बचा होगा, बताइए। आपने ग्राफ बना लिया, सब कुछ बना लिया। आपको याद है जब मैं आपको टेबल समझा रहा था, मैंने आपसे क्या कहा था, आप जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सबसे लास्ट में बताएंगे उसको वेरीफाई करके कि कौन से टाइप वाला है। ठीक है, वेरीफाई द ग्राफ, मतलब बनने के बाद पता चल जाएगा ना पैरेलल है, इंक्लाइंड है, कौन सा है ना। एज पैरेलल, ये पैरेलल ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, को इंक्लाइंड, या फिर तीसरा कौन सा था, पैरेलल था, को इंक्लाइंड था, या फिर इंटरसेक्टिंग यानी कि काटने वाला, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो आपको ये 7 स्टेप्स है स्टूडेंट्स, जो प्रॉपर एक स्टैंडर्ड 7 प्रोसीजर्स होते हैं आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, आप इनको फॉलो करिए, आपका यही आखिरी स्टेप होता है। यहाँ से यहाँ तक देखिए कुछ भी नहीं छूटा आपके ग्राफ में, जो चीज़ आप करते हैं मैंने हर एक छोटी से छोटी चीज़ इसमें लिखवाई है। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी तरीके को ही आप फॉलो करेंगे जब भी कभी आप ग्राफ को डिजाइन करेंगे। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करते समय आप इन 7 प्रोसीजर्स को फॉलो करिए, आपका आंसर बिल्कुल प्रॉपर वेल मैनर्ड आएगा और बिल्कुल सही तरीके से आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लिया आपके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जांपल्स का ही है, आपका एग्जांपल 2 है एक्सरसाइज का, मतलब आपकी एक्सरसाइज 3.1 का एग्जांपल 2 है ये। ठीक है, मैंने यही क्वेश्चन क्यों लिखा है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। ये एक ऐसा टाइप है कि जिसमें आप लोग मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि ग्राफ आ कहाँ रहा है। ठीक है, अभी हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ट्रिक क्या है, क्वेश्चन क्यों यूनिक है बाकी क्वेश्चन से ये। ठीक है, इसलिए स्पेसिफिक यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैंने इसके पहले जो स्टेप्स दिखाए हैं वो स्टेप्स इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो भी आप इसमें सीख जाएंगे, और ये क्वेश्चन यूनिक क्यों है ये भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, ताकि इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप कन्फ्यूज ना हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लें। रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप। रोमिला एक लड़की है। ठीक है, तो ये एक स्टेशनरी शॉप पे गई एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स फॉर 9 रुपीज़। तो देखिए ये एक इक्वेशन आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा वो इक्वेशन कैसे है, अभी जो हम बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल्स। अच्छा, इनकी फ्रेंड सोनाली है जिन्होंने ये नई वैरायटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर जो रोमिला ने खरीदी थी, ये इन्होंने देखी विथ रोमिला के पास, एंड ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹18। और ये जो लड़की दूसरी वाली है इसका नाम क्या है, सोनाली, इसने भी वही सेम पेंसिल और इरेजर खरीदी। कितने रुपए की खरीदी, 18 रुपए की। और क्वांटिटी इसने कितनी ली, 4 पेंसिल और 6 इरेजर्स ली। तो आपकी L1 ये हो गई, L2 ये हो गई। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स, उसमें ही आपकी इक्वेशंस लिखी होती हैं, आपको समझना होता है कि वो कहाँ पे है। अब देखिए मैंने आपको बताया था L1 और L2। L1 L2 क्यों बताया था, आपकी जो पहली इक्वेशन होती है उसको आप L1 नाम देते हैं, दूसरी वाली को L2 नाम देते हैं, पर तब देते हैं जब आपको पता नहीं होता है कि नाम क्या है। तो आपको पहली वाली का यहाँ पे हमें पता है इस इक्वेशन का नाम रोमिला के लिए है, तो आप चाहें तो इस इक्वेशन का नाम रोमिला दे दें और इस वाली इक्वेशन का नाम सोनाली दे दें, अदरवाइज आप L1 L2 ही दें, वो स्टैंडर्ड तरीका है करने का। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारे स्टेप्स में हमने सबसे पहले क्या सीखा था, बताइए। मैंने आपको क्या स्टेप सिखाया, फर्स्ट स्टेप क्या था, सबसे वेरी फर्स्ट स्टेप क्या था, आपको अपने वेरिएबल्स डिसाइड करने थे, यही तो था। ठीक है, तो हम वेरिएबल्स कैसे डिसाइड करेंगे, 2 पेंसिल है, 3 इरेजर है, 9 रुपए की। ठीक है, इसको आप इक्वेशन की फॉर्म में लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट कंसीडर
pencils as x and erasers as y। ठीक है, हमने पेंसिल्स को x मान लिया, इरेजर को y मान लिया। ठीक है, देखिए अगर आप इसे नॉर्मली लिखते हो तो आप क्या लिखते, 2 मल्टीप्लाई बाय पेंसिल, यानी कि पेंसिल जितने भी रुपए की है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय इरेजर, यानी कि इरेजर जितने भी रुपए की है उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय पेंसिल प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय इरेजर इक्वल्स टू 9 रुपीज़। ठीक है, मतलब इन दोनों की कॉस्ट मिला के इतना होता। तो हमने पेंसिल की जगह पे x लिख लिया और इरेजर की जगह y लिख लिया, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, वही चीज़ है। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या था आपका, सेकंड स्टेप क्या था बताइए स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको स्टेप्स लिखने नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप्स। ठीक है, आप नॉर्मली अपने क्वेश्चंस को यहीं से सॉल्व करना शुरू करेंगे। मैं इस तरफ स्टेप्स लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, आप आराम से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। सेकंड स्टेप क्या था, राइट डाउन द इक्वेशंस, जो आपकी इक्वेशन है वो लिखिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, नाउ द इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस लिखेंगे ना, विल बी, कौन कौन सी इक्वेशंस होंगी आपको बताइए। पहली इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये हो गई। दूसरी वाली इक्वेशन कौन सी आपके पास, ये वाली है, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18, इक्वेशन हो गई है। ठीक है, अब देखिए ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये किसके लिए है, ये आपकी रोमिला के लिए है, तो आप इसे कुछ इस तरह से लिख दीजिए, रोमिला। ठीक है, ये इक्वेशन रोमिला वाली हो गई। दूसरी वाली किसकी है, सोनाली, तो इसका नाम लिख दीजिए सोनाली। ठीक है, अब तीसरी इक्वेशन क्या थी, मैंने आपसे कहा था कि जो भी आप इक्वेशंस लेते हैं आप उनका नाम दे दीजिए, यही तो कहा था। ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसे लिख देते हैं, इसे लिख दीजिए यहाँ पे L1, इसे लिख दीजिए यहाँ पे L2, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, या नॉर्मली लिख दें यहाँ पे लेट कंसीडर L1 एज इतना एंड L2 एज इतना। ठीक है, वो भी चाहिए, आप लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया है L1 और दूसरी वाली को मान लिया है L2। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब आपका थर्ड स्टेप क्या था, जब आपकी ये सारी वैल्यूज आ जाए तो आप अपना ग्राफ टेबल बनाएं। ठीक है, जो ग्राफ के टेबल्स बनेंगे वो उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए ग्राफ टेबल फॉर L1, इधर L1 का बना देते हैं, इधर बना देते हैं L2 का, ग्राफ टेबल फॉर L2। अब आप सोचेंगे कि मुझे कैसे पता चला इतने में ही आएगा। देखिए आप 2 या 3 वैल्यूज लेके सॉल्व कर दीजिए, बहुत ज़्यादा वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम 2-3 वैल्यूज ही लेंगे तो इतने में आराम से आ जाएगा, इतने में दूसरा वाला भी आ जाएगा। पर आप जब सॉल्व करेंगे तो आप तो कॉपी में सॉल्व करते हैं, तो आप ये वाले स्टेप यहाँ लिखेंगे, ये वाला स्टेप इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, मतलब पहले L1 लिखेंगे, ये वाला स्टेप इसके नीचे यहाँ पे कहीं लिखेंगे, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, और आप एक तरफ से ऐसे ऐसे चलेंगे, आप बगल बगल में नहीं लिखने वाले, ये मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हमने क्या कर लिया, सबसे पहले एक x की वैल्यू हो जाएगी, एक y की वैल्यू हो जाएगी, यही तो होगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, पहले 2 वैल्यूज लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अगर बन गया ग्राफ तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज हम 3 वैल्यूज ले लेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे भी कर लेते हैं। चलिए हमने क्या मान लिया यहाँ पे x y। ठीक है, तो देखिए जब भी कभी आपके पास इक्वेशन हो तो कोशिश करिए दोनों में से किसी एक में 0 पुट कर दीजिए और दूसरा वाला पूरा डिवाइड हो जाए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जब आप वैल्यूज को पुट कर रहे हो तो ये बहुत ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी इक्वेशंस हैं वो वेरिएबल्स में, मतलब आपके अपॉन वाली टर्म्स में ना आए। ठीक है, आराम से क्लियर आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर दें, ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी और 3 3 ज़ा 9, हाँ y कट जाएगा। ठीक है, तो हम x की जगह क्या पुट कर देते हैं 0, ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो क्या बचा 3y इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9 हो गया, तो y की जगह क्या आ गया 3। ठीक है, मैं आपको ये वाला सेक्शन सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि 9th क्लास में आपने सीखा है, मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ आपको ये वैल्यू इससे यहाँ पे पुट करनी आती ही है। ठीक है, इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए हमने एक वैल्यू तो ये पुट कर ली। अब देखिए अगर आपने एक बार x में पुट किया है 0 तो दूसरी बार कोशिश करिए y में पुट करके देखिए, अगर अपॉन में वैल्यूज नहीं आ रही हैं, ठीक है, तो वही पुट कर देंगे। हम यहाँ पे 0 पुट करके देखते हैं क्या हो जाएगा, 3 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब 2x 9 को काट नहीं सकता, 4.5 आएगा। मैंने आपसे क्या कहा था, आप अपॉन वाले रेशियोज को अवॉइड करिए, प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो कुछ और वैल्यू पुट करके देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या पुट कर दें, देखिए 2 से वो नंबर डिवाइड होते हैं 2 4 6 ऐसे टर्म्स में आते हैं। ठीक है, तो आप 9 में से कुछ ऐसा या तो जोड़ दीजिए या तो कुछ ऐसा निकाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस 3y है, x तो इधर ही रहने वाला है, तो ये इधर जाएगा। अब ये इधर जाएगा तो अब इससे तो सिर्फ माइनस ही हो सकता है, प्लस नहीं हो सकता, मतलब 9 में से ये माइनस होगा, 9 में कभी भी ये वाला हिस्सा प्लस नहीं हो सकता। तो 9 में से अगर हम देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है 1, y की जगह 1 रखिए 3 हो जाएगा, तो 9 माइनस 3 कर दिए 6 हो जाएगा। अगर आप 2 रख देते हैं तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो इस केस में y की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 ही पॉसिबल है। ठीक है, अगर आपको रेशियोज को अवॉइड करना है तो हम अगर y की जगह पे 1 लिख दें, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, अपोजिट साइड में जाएगा माइनस कर देगा 6 बचेगा, तो 2 3 ज़ा 6। समझ में आ गया, तो हमारे इसकी पॉइंट्स आ गए।
क्लियर हो गया, ये हमारे L1 के पॉइंट्स हैं। L2 के लिए सॉल्व करते हैं, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। अब देखिए मैं आपको बहुत अच्छी सी बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये सारी वैल्यूज डबल है, ठीक है। तो जब कभी वैल्यूज डबल होती हैं तो भाई मतलब तो यही है। देखिए अब यहाँ पे लिखा है, ये मैं एग्जांपल यहाँ पे दे दे रहा हूँ आपको, 2.4 लिखा है, ये एक रेशियो है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ मेरा रेशियो यही बना रहे तो मैं ऊपर नीचे सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करूँ, मैंने आपको सिखाया भी था, तो रेशियो तो वही रहेगा ना, 3 2 6 और 4 3 12, ठीक है। ये भी 1/2 ही था, ये भी 1/2 ही है, ठीक है। तो कभी भी जब कभी आपकी पूरी इक्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो इक्वेशन बेस में वही रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए 2 को भी देखिए दोनों तरफ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहली वाली इक्वेशन में, L1 वाले में दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 9 2 18 हो गया, 2 2 4 होगा, 3 2 6 हो गया, सेम इक्वेशन है। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि पॉइंट्स बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आए, कुछ वेरिएशंस ना हो, ठीक है। अगर पॉइंट वेरी भी करते हैं तो जो आपकी लाइन होगी वो एक दूसरे के ऊपर आएगी, ठीक है, को इंक्लाइंड बनेगी, क्योंकि भैया एक ही सेम ही इक्वेशन है, क्योंकि हर एक इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो आपकी दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन अगर सेम है मतलब क्या है, वो दोनों एक ही सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट करते हैं, जो अभी सिखाया, 0 पुट कर दीजिए, पूरा 0 हो गया, हाँ आ जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। तो x की जगह हमने 0 पुट किया और 6 3 18 हो गया यहाँ पे, ठीक है, हो गया सॉल्व। y की जगह 0 पुट कर दीजिए, 4 नहीं डिवाइड कर पाएगा इसे, ठीक है। अब हम y की जगह 1 पुट करते हैं, सबसे पहले हमने माइनस कर दिया, तो 4 3 12, हाँ ठीक है, हो जाएगा। तो हमने y की जगह पुट किया 1 और 4, इसमें माइनस हो गया, 6 12 बचा यहाँ पे, 4 3 12, हाँ ठीक है, आ गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट आया 0 3, दूसरा आया 3 1, देखिए मैंने आपसे बताया था सेम पॉइंट्स आएंगे, दोनों में सेम पॉइंट्स आ गए। एक तरीका आपके पास ये था, दूसरा तरीका क्या था, मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर आपकी दोनों इक्वेशंस कौन सी ना हो, बराबर ना हो, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, तो भी यही होगा, वही वाली चीज़ थी, तभी तो यहाँ पे हुआ ऐसा, ठीक है, हो गया। चलिए अब इन दोनों की मदद से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज चेंज कर लेते हैं, फिर वहाँ पे ड्रॉ करते हैं, वहाँ पे लिख लेंगे हमारी क्या क्या वैल्यूज आई हैं, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स हमने अपनी जो नई वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। ये वही वैल्यूज हैं जो लास्ट वाले पेज पे आपने लिखी थी, बस मैंने इसको नए पेज पे लिख लिया है, ठीक है। ये रोमिला की दूसरी वाली किसकी है, सोनाली नाम था ना, ठीक है, सोनाली जो लड़की उसका है। दो वैल्यूज हो गई हैं, तो आपको उसी के आगे सॉल्व करना है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको दोबारा से लिखा है, आपको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने एक बार लिखा, ये हमारे स्टेप 4 था, ठीक है। स्टेप 5 क्या है, स्टेप 5 हम क्या करते हैं, अपना स्केल सेट करते हैं, ठीक है। तो स्टेप 5 आपका क्या होगा, वो आप ग्राफ वाला पेज लेंगे। देखिए यहाँ तक का तो वो काम था जो आपको अपनी कॉपी पे नॉर्मली करना है, ठीक है। इसके बाद आपको अपना ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्केल आप हमेशा राइट साइड में लिखते हैं, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्केल, ठीक है। अब स्केल में भी सीन होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, आपके पास अगर एक्स और वाई एक्सिस का जो ग्राफ है उनकी वैल्यूज वेरी कर रही हैं, तो आप लिखेंगे स्केल ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, दोनों का अलग अलग लिखेंगे। अगर दोनों पे सेम वैल्यूज हैं, ठीक है, तो आप लिख दीजिए स्केल 1 यूनिट इक्वल्स टू जितना भी हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 0 3 3 1 ये क्या है, मतलब इतनी क्वांटिटी इतनी क्वांटिटी इतनी क्वांटिटी इतनी क्वांटिटी, स्केल और जो मतलब जो हम चीज़ें खरीद रहे थे ना, पेंसिल और इरेजर, उन्हीं की तो क्वांटिटीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो दो यहाँ पे क्वांटिटी टर्म मतलब क्या होता है, यूनिट, यानी कि कितनी क्वांटिटी खरीदी, 5 यूनिट खरीदा यानी कि 5 पीस खरीदे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए जो आपका एक स्क्वायर होता है उसको बोलते हैं 1 यूनिट, स्केल कितना है आपका 1 यूनिट, एक यूनिट को आप कितने के बराबर मानते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी होती है, ठीक है। तो एक यूनिट मतलब हम एक ही के तो बराबर मान रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट, या फिर 1 यूनिट इक्वल टू 1 पीस, कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी, ठीक है। एक चीज़ और है, इसी, ठीक है, पी। हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हाँ तो स्टूडेंट्स ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए समझने की बात क्या है, अगर आपकी 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट सेम है, मतलब मैंने बताया ना पीस मतलब यूनिट ही होता है, आप चाहें तो इसे यूनिट लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉइंट में नहीं है, मतलब दोनों का मतलब सेम है और है ये, ठीक है, ये लिखें चाहे लिखे, एक ही मतलब है इनका, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट है, तो अगर आप स्केल नहीं भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पर जहाँ पे आपकी 1 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट से वेरी करती है, मतलब या तो आधी हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, या बढ़ जाती है, दोनों सेंस में। अगर वैल्यू 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट नहीं है तब मैंडेटरी होता है ये चीज़ लिखना, अदरवाइज अगर आप इस स्टेप को स्किप करते हैं तभी भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि एज्यूम किया जाता है कि आपने 1 यूनिट को 1 यूनिट ही माना है। जैसे इस केस में हम बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं है, 0 से लेकर 3 तक मैक्सिमम वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है, तो हमारे इतनी स्पेस में आराम से बन जाएगा। पर अगर ग्राफ काफी बड़ा होता, हमें लगता है इस पेज में आएगा ही नहीं, ठीक है, इस पेज के बाहर चला जाएगा, तो हम बड़ी बड़ी यूनिट्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1500 1700 या 5000 होता, तो हम एक एक वैल्यू को 500 या 1000 करके सॉल्व करते, तो वहां लिखते हैं ना 1 यूनिट इक्वल टू 1000 वैल्यूज या फिर 1000 यूनिट्स, ठीक है, उस केस में। चलिए अपना ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं तो यहाँ पेपर पर ड्रॉ कर रहा हूँ, पर आप पेपर पर ड्रॉ नहीं करिएगा, आप प्रॉपर ग्राफ पे ही प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं व्हाइट बेस पे लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए
सारी वैल्यूज पॉसिबल है, पॉजिटिव में ही है, ठीक है। तो हमें नेगेटिव वाला ड्रॉ ही नहीं करना है, पॉजिटिव वाला सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए हमने ये ड्रॉ कर लिया अपना, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ऊपर वाला क्या हो गया आपके पास, थोड़ी बड़ा कर देते हैं इसे, वाई एक्सिस, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पे वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारा स्टेप 5 हो गया, 5 था ना, ये आपको स्टेप नहीं लिखने, मैं बस बता रहा हूँ कि 5th स्टेप यहाँ पे आ गया, 4th स्टेप यहाँ पे था, और हम ये 6th वाला स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। 7th स्टेप का टोटल आपका प्रोसीजर मैंने सिखाया था आपको, ठीक है। इधर आएगा आपका नेगेटिव वाला वाई एक्सिस और इधर आएगा आपका नेगेटिव वाला एक्स एक्सिस, ठीक है। अब चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, 1 2 3 4 5, 3 तक ही है, इससे ज़्यादा नहीं डालने की जरूरत है नहीं, 1 2 3 4 5, यहाँ डाल लेते हैं 1 2 3 4 5। देखिए अप्रॉक्सीमेटली मैंने किया है, हो सकता है ग्राफ थोड़ी बहुत वेरी कर जाए, ठीक है, पर मोर और लेस आपका आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। चलिए पहली वाली वैल्यू क्या आपकी, एक्स की वैल्यू 0 यानी कि यहाँ पे, और वाई की वैल्यू 3 यानी कि इस जगह पे 0 3, ये वाला पॉइंट 0 3 यहाँ पे आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू है 3 और वाई की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, वाई की वैल्यू है 1, यानी कि ये वाला ग्राफ इस जगह पे देखिए, ये आपका कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो जब कभी आपको इस तरह से कोई ग्राफ ड्रॉ करना हो तो आप ये बनाया करिए, ऐसे डॉटेड लाइंस बना लिया करिए, तो जिस जगह मीट करेगा वही आपको पॉइंट होगा। तो आपको इस पॉइंट और इस वाले पॉइंट को मैच करना है, ठीक है। चलिए रफली मैं कोशिश करता हूँ कि सीधी लाइन हो जाए, ठीक है। चलिए हो गया कुछ, अब आप इसे एक्सटेंड कर दीजिए, इधर एक्सटेंड कर दीजिए उस तरफ, ठीक है। ये रफली एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, हल्का सा थोड़ी सा स्लोप हो गया मुझसे गलती से, पर ये स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ हो रही है, ठीक है। अब चलिए दूसरा वाला ड्रॉ करते हैं, इसके पॉइंट्स हैं 0 3, तो एक्स का 0 और ये 3, ठीक है, सेम यही पॉइंट आ गया इसका भी, ठीक है। और इसका देख लेते हैं 3 1 का, तो ये हो गया 3, ये हो गया 1, ठीक है। पॉइंट सेम थे तो स्टूडेंट्स देखिए सीधा सीधा पता चला 0 3 3 1 0 3 3 1, तो दोनों की लाइंस यही सेम ही रहेगी, ठीक है। तो दोनों की सेम लाइन ही बन रही है। देखिए एक हमारे पास इक्वेशन दो थी, दो अलग अलग पॉइंट्स आए हैं दोनों के, ठीक है, पर क्योंकि पॉइंट की वैल्यू सेम है, ठीक है, इस वजह से एक ही लाइन ड्रॉ होगी, यही आपकी L1 है, यही आपकी L2 है, ठीक है, वेरिएशंस नहीं है, यही इसकी इंपॉर्टेंस थी। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चंस में कुछ यूनिकनेस है, वो यही यूनिकनेस है कि अगर बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करते तो वो लाइन्स या तो पैरेलल चली जाती हैं, आपको दोनों लाइन अलग अलग दिखाई देती हैं, यहाँ पे आपको एक ही लाइन दिखाई दे रही है, क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि एक लाइन दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आपको देखिए पता चल गया है कि लाइन एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड है, तो अब क्या लिखेंगे, 6th स्टेप ये था, 7th स्टेप क्या है, 10 फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से आपको क्या पता चलता है, वी ऑब्जर्व दैट L1 एंड L2 आर क्या है, दोनों बताइए, को इंक्लाइंड हैं, को इंक्लाइंड मतलब एक दूसरे के ऊपर हैं, या एक दूसरे के ऊपर मतलब लाई करती हैं, ठीक है। यही आपका फाइनल था। तो इन 7 स्टेप्स में मैंने आपको करके दिखाया है कि किस तरह से आप कोई भी ग्राफ लें, ठीक है, या कोई भी इक्वेशंस लें और उन्हें सॉल्व करके देख लें, ठीक है। तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो।